हेलो स्टूडेंट। ठीक है, तो हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ना रिवीजन लेक्चर कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप में ये टॉपिक काफी बड़ा है, तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, काफी टॉपिक्स है ना। ठीक है, तो हम लोग ये लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट आज करेंगे और उम्मीद करेंगे ना कि इसे आज एंड करें। लेकिन इतने मतलब अच्छे पॉइंट्स लिखे एनसीईआरटी में, इतना ब्यूटीफुल लाइन लिखा है, उसे एक्सप्लेन करने में टाइम ही निकल जाता है। तो मैं तो सोचा था 2 लेक्चर में कंप्लीट करूं, लेकिन ये 3rd लेक्चर है, सोच रहा हूँ 3rd में कंप्लीट होगा, लेकिन हो सकता है 4th भी बनाना पड़े, क्योंकि ये चैप्टर ही इतना इंटरेस्टिंग है ना। तो सबसे पहले देखो, हम लोग बातें करते हैं बच्चा जेनेटिक कोड की। एनसीईआरटी में देखते हैं बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है जेनेटिक कोड के बारे में ना। हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं और जल्द से जल्द इसका रिवीजन करते हैं। ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी के लाइन को पढ़िए ना, साथ साथ पढ़िए भी। एनसीईआरटी में गिवन है कि अगर आपने एक डीएनए का एक स्टैंड लिखा, ध्यान से, ये एक डीएनए का एक स्टैंड है 5' 2 3', एक स्टैंड लिख दिया। एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस लिख दिया आपने, ATG GTG GGG, अपने एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस लिख दिया ना। यहां पर लिख दिया CCC, लिख दिया आपने ना। अगर आपने डीएनए का एक स्टैंड अगर लिखा है, क्या दूसरा स्टैंड आप लिख सकते हो? अगर डीएनए तो डबल स्टैंड है, एक स्टैंड अगर गिवन है, क्या दूसरा स्टैंड आप खुद से लिख सकते हो? बोले सर हाँ लिख सकते हैं सर, बहुत आसान है। सबसे पहले डीएनए तो एंटी पैरेलल होता है, आपने 5 से 3 लिखा ना, तो हम 3' 2 5' सीक्वेंस खुद से लिख सकते। क्यों लिख सकते सर? क्योंकि पहला स्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री होता है दूसरे स्टैंड के। तो पहले स्टैंड पे ए है तो सामने में टी, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, टी है तो सर ए, जी है तो सी। हमें तो आता है सर, सी जी है तो सी होगा, टी है तो ए, जी है तो सी, जी है तो सी, सी सी, जी जी जी। ठीक है, मुझे आता है आप कि ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ होगा, डबल होगा, हम उसमें नहीं जा रहे, हम उसमें नहीं जा रहे ना। हमने एनसीईआरटी के लाइन को कवर किया कि अगर एक स्टैंड गिवन है, मान लीजिए 5 2 3 कोडिंग स्टैंड है बच्चा, कोडिंग स्टैंड है, तो आपने डीएनए का दूसरा स्टैंड टेम्पलेट लिख लिया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होते। अब मैं पूछूं, क्या तुम एमआरएनए पे सीक्वेंस लिख सकते हो? डीएनए से जो एमआरएनए बनेगा 5' 2 3' डायरेक्शन में, क्या तुम एमआरएनए पे सीक्वेंस लिख सकते हो? बोले सर लिख लेंगे, हमें तो बहुत अच्छे से आता है सर, कि हमें तो बताया ही आपने कि जो कोडिंग स्टैंड है वो मेन स्टैंड है। इस कोडिंग स्टैंड का हूबहू आइडेंटिकल आ जाएगा एमआरएनए पे। एमआरएनए पे जो एमआरएनए पे सीक्वेंस है, उसका हूबहू आइडेंटिकल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आ जाएगा एमआरएनए पे। बस सर जहां थाइमीन होगा डीएनए में, वहां यूरासिल से रिप्लेस हो जाएगा। यानी सर सेम होगा, देखिए ना सर, वहां ए है, यहां भी ए होगा, बस सर वहां थाइमीन है, वहां यूरासिल कीजिएगा। चलिए यहां सर जी यू जी कर दीजिए, जी 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 कर दीजिए, सी 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 कर दीजिए। अब तो स्मार्ट बच्चों, आपको तो मालूम है एमआरएनए का सीक्वेंस कोडिंग स्टैंड के आइडेंटिकल होता है, बस कोडिंग में थाइमीन होगा तो यहां यूरासिल होगा। चलिए, क्यों लिख दिया एमआरएनए पे सीक्वेंस? क्योंकि सर कॉम्प्लीमेंट्री नेचर, क्योंकि जो आरएनए होता है वो टेम्पलेट पे बनता है, टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हमें एमआरएनए बनाना सीख लिया। चलिए, अब एमआरएनए आपको पता चल गया क्यों कॉम्प्लीमेंट्री नेचर होता है, इसलिए आपने लिख दिया। अब बताओ ट्रांसलेशन होगा, तो यहां पर बन गए बच्चा, मान लो मिथियोनिन अमीनो एसिड, हमें नहीं आता अभी, हम 1960 में, हम 1960 में है, हम आज के डेट में नहीं है, हम 1960 की कहानी बता रहे ना। मान लो बच्चा यहाँ मिथियोनिन है, यहाँ पर बच्चा वैलिन है, मान लो यहाँ ग्लाइसिन है, मान लो यहाँ प्रोलिन है, मान लो बच्चा, मान लो प्रोलिन है। क्या तुम बता सकते हो, क्या तुम बता सकते हो, 1960s की बात कर रहा हूं, कि यहां पर सीक्वेंस AUG GUG ये है, तो यहां पर कौन सा एमाइनो एसिड सीक्वेंस वाइज जुटेगा? नहीं बता सकते बच्चा, नहीं बता सकते। 90 आज हमें रट्टा मार लिया, AUG मिथियोनिन, GUG वैलिन, आज रट्टा मार लिया, लेकिन उस टाइम ये एक सबसे डिफिकल्ट टास्क था, डाउंटिंग प्रोसेस। एनसीईआरटी का लाइन को पढ़ेगा, डाउंटिंग मतलब एक भयावह खतरनाक प्रोसेस था।
लोग सोच ही नहीं पा रहे थे, दिमाग ही नहीं उनका काम कर, चौक हो जा रहा था, बंद हो जा रहा था। वो पता ही नहीं कर पा रहे थे कि जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस mRNA पे ना, उसी को जेनेटिक कोड कहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग एमाइनो एसिड का सीक्वेंस जुड़ेगा। तो यहां कौन सा एमाइनो एसिड आएगा, ग्लाइसिन आएगा कि मिथियोनिन आएगा कि सेरीन आएगा, नहीं मालूम। दूसरा वाला वैलिन आएगा कि ल्यूसिन आएगा, नहीं मालूम। सेरीन आएगा, नहीं मालूम। प्रोलीन आएगा कि ट्रिप्टोफान आएगा, नहीं मालूम। नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो नहीं करता। डीएनए का एक स्टैंड पता है, दूसरा लिख दिया क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। डीएनए के स्टैंड गिवन है, एमआरएनए लिख लिया क्योंकि टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए होता है। एमआरएनए पे जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग एमाइनो एसिड बनेगा, लेकिन कौन सा सीक्वेंस होगा नहीं मालूम ना। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, जैसे लोगों में इंटरेस्ट था डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में, वैसे ही यहां पास वैसे ही लोगों के अंदर में एक चीज गया, आखिर एमआरएनए में ऐसा क्या चीज है कि कौन सा एमाइनो एसिड बनाता है, नहीं मालूम ना उस टाइम। एनसीईआरटी को पढ़िए, यहां पर जेनेटिक्स के साइंटिस्ट, बायोकेमिस्ट्री के साइंटिस्ट ना, यहां तक फिजिक्स के, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट लोग इन्वॉल्व हो गए इस प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए। अरे मैथमेटिशियन को भी बुलाया गया, मैथ्स वाले को बुलाया गया, देखिए ना एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है बायो का, सॉल्व कीजिए ना। बस क्लू एक था, बस क्लू एक था कि अगर आपने डीएनए में न्यूक्लियोटाइड को डिलीट कर दिया, आपने एक न्यूक्लियोटाइड पेयर को डिलीट कर दिया, एक बेस पेयर को डिलीट कर दिया, तो देखा गया कि एमाइनो एसिड में चेंजेस दिखता है, यानी डीएनए में चेंज तो एमआरएनए में चेंज, एमाइनो एसिड का सीक्वेंस भी चेंज हो रहा है। बस साइंटिस्ट के बस यही क्लू था। इसका मतलब है कि डीएनए के अंदर में कुछ कोडिंग पावर है, उस कोडवर्ड में प्रॉब्लम हुआ, एमआरएनए में प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रोटीन जो बनेगा उसके एमाइनो एसिड में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये डीएनए और जो प्रोटीन बन रहा है उसके अंदर कौन से एमाइनो एसिड किस सीक्वेंस में जुटेंगे, इसके बीच में कोई रिलेशन है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। अरे सेल तो करोड़ों साल पहले बना ना। अरे ये तो सिंपल प्रोकैरियोट से, मान लीजिए इकोलाई, इसने अपना डीएनए से आरएनए बनाया, आरएनए पे सीक्वेंस है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ मिथियोनिन आया, ग्लाइसिन आया, ल्यूसिन आया, टायरोसिन आ गई। अरे सेल तो बनाता ही है, सेल तो करोड़ों साल पहले से बना रहा है, उसका तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमें नहीं मालूम। सेल को तो मालूम है, सेल उसी अकॉर्डिंग एमाइनो एसिड को जोड़ता है, प्रोटीन बनाता है, जो तो लाखों साल करोड़ों साल से बन रहे। प्रॉब्लम हमें नहीं आता ये चीज। कोई लोग चाइनीज लैंग्वेज में बात कर रहे, ठीक है, हम बोले गलत लैंग्वेज है, क्या बात कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम उस चाइनीज में थोड़ी है, हमें प्रॉब्लम, वो हमें प्रॉब्लम है। हम शायद अरेबिक लैंग्वेज में, तुम चले गो दुबई, कोई अरेबिक लैंग्वेज में बात कर रहा है, चले क्या है, तो प्रॉब्लम क्या है, उस अरेबिक इंसान में नहीं, वहां के इंसान में नहीं, प्रॉब्लम तुम्हें वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है। तो अब साइंटिस्ट के लिए मिस्ट्री था कि एमआरएनए में कोई सीक्वेंस गिवन है, एयूजी, जीयूजी, सीसीसी, कुछ भी सीक्वेंस है, तो कौन से सीक्वेंस से एमाइनो एसिड जुड़ेगा। ये बहुत ही डॉन्टिंग प्रोसेस था। एनसीईआरटी में लाइन को ढूंढिए, डॉन्टिंग, एनसीईआरटी में ढूंढिए। फिजिक्स के साइंटिस्ट, बाद में तो आपको मालूम है, एक फिजिक्स के साइंटिस्ट है जॉर्ज गेमो साहब ने ही टर्म दिया जेनेटिक कोड। गेमो साहब ने ही बताया जेनेटिक कोड, टर्म जेनेटिक कोड, आंसर करके आइएगा, जॉर्ज गेमो फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। उन्होंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया और उन्होंने बोला 4 पे पावर 3 टोटल कोडॉन 64 पॉसिबल है, टोटल कोडॉन 64 पॉसिबल है। एमाइनो एसिड को कोड करने के लिए कुछ कोडॉन्स होते, और कोडॉन्स ट्रिपलेट नेचर का होगा, ये भी किसने बताया, आपके जॉर्ज गेमो साहब ने बताया कि जो 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोडॉन बनेगा, उससे एक एमाइनो एसिड कोड होगा। तो 2 चीज याद रखिएगा, गेमो साहब, टर्म जेनेटिक कोड जॉर्ज गेमो, ट्रिपलेट इन नेचर जॉर्ज गेमो। लेकिन उन्होंने थ्योरी दी, थ्योरी का वैल्यू नहीं है बायो में जब तक प्रूफ नहीं, लैब में प्रैक्टिकल करके नहीं बताइएगा, प्रूफ नहीं कीजिएगा, वैल्यू नहीं है।
तो कभी भी इन्होंने प्रूफ नहीं किया। एनसीईआरटी में क्या लिखा है देखिए, दे गिव द बोल्ड प्रोपोजिशन। जब एनसीईआरटी पढ़िएगा एक लाइन मिलेगा, जॉर्ज गेमो गिव द बोल्ड प्रोपोजिशन, दे अप्लाई द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। हाँ, उन्होंने बोला कि टोटल -20 है और उसे कोड करने के लिए 64 कोडॉन है। तुम भी बोलेगे सर क्या चक्कर है सर, -20 है कोडॉन 64 है, कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा है, रिलेशन नहीं पता चल रहा है, इसलिए लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और प्रूफ तो था नहीं उनके पास। तो सर प्रूफ किसने किया? एलेन का बुकलेट उठाइए, नमक पढ़ लीजिए, NMK नमक, बस हो जाएगा। नमक, नीरेनबर्ग, मथाई एंड खोराना, इन 3 साइंटिस्ट ने जॉर्ज गेमो के एक्सपेरिमेंट को प्रूव कर दिया कि जॉर्ज गेमो सही है, जो कोडॉन्स ट्रिपलेट नेचर का ही है ना। किसने? नीरेनबर्ग, मथाई एंड खोराना। लेकिन आपके एनसीईआरटी में मथाई साइंटिस्ट नहीं है। आपके एनसीईआरटी में ओकोवा साहब मिल जाएंगे, ओकोवा साहब मिल जाएंगे। तो आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिएगा। सर इन्होंने क्या किया था, एक एक लाइन में बता दीजिए। इन्होंने प्रूव किया कि जो कोडॉन से ट्रिपलेट नेचर के, इन्होंने बताया कि यू 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 क्या बनाएगा, फिनाइल एलेन बनाएगा। इन्होंने बताया जी 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 क्या बनाएगा, ग्लाइसिन बनाएगा ना। इन्होंने बताया कि भाई ये क्या बनाएगा, जो आपका AUG क्या बनाएगा, GUG क्या बनाएगा। ये बड़ा डिफिकल्ट काम था, बहुत डिफिकल्ट काम था, इसलिए तो इन्हें नोबेल प्राइज मिला। इंडियन साइंटिस्ट है तो अच्छे से पढ़ के जाइए ना। सर क्या क्या था, एक एक लाइन में। हाँ, सबसे पहले भाई नीरेनबर्ग ने एक ऐसा सिस्टम बनाया, सेल फ्री सिस्टम, बस इतना याद रख के जाइए। उन्होंने सेल फ्री सिस्टम बनाया जहां प्रोटीन बनाया जा सके, यानी इन विट्रो, इन विवो नहीं बच्चा, इन विट्रो प्रोटीन बनाने का ट्यूब दिया। ऐसा ट्यूब जहां सेल नहीं है, सेल फ्री सिस्टम, सेल के बाहर हम प्रोटीन बना सकते हैं इस ट्यूब के हेल्प से। चलिए सर, खुराना साहब ने क्या किया, इन्होंने बनाया आरएनए, इन्होंने बनाया आरएनए, क्या बनाया, आरएनए बनाया। लेकिन इन्होंने जो आरएनए बनाया, इन्होंने जो आरएनए बनाया कैसे बनाया, एनसीईआरटी में लिखा है केमिकली सिंथेसाइज। इसके अलावा एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं किया है केमिकल के हेल्प से कैसे बनाया, पूरा डिटेल नहीं दिया एनसीईआरटी ने, बस केमिकली सिंथेसाइज। उन्होंने केमिकली सिंथेसाइज किया, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा और एमआरएनए बनाया। एनसीईआरटी में 2 तरह के आरएनए के बारे में लिखा है, एक कोपॉलीमर, एक होमोपॉलीमर। सर मतलब अगर सिमिलर न्यूक्लियोटाइड यू 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 वाला जोड़ा तो क्या सेम है, सिमिलर है, डिसिमिलर है, सिमिलर है ना, तो होमोपॉलीमर। अब देखिए बच्चा, या यू सी सिमिलर है, डिसिमिलर है। सर डिसिमिलर है तो कोपॉलीमर। फिर से सीखिए, अगर सेम न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया, जी 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 जी, सिमिलर या डिसिमिलर, सिमिलर कोपॉलीमर। सर जी के बाद ए, जी के बाद ए, सिमिलर या डिसिमिलर, कोपॉलीमर। तो आपके एनसीईआरटी में हरगोविंद खुराना के बारे में लिखा गया है कि उन्होंने होमोपॉलीमर एज वेल कोपॉलीमर तैयार किया केमिकल मेथड से। नीरेनबर्ग ने सेल फ्री सिस्टम बना दिया। सर तो ओकोवा ने क्या किया, ओकोवा ने एक एंजाइम डिस्कवर्ड किया। बताइए आप, बताइए कौन सा एंजाइम है, एनसीईआरटी में लिखा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। सर ये क्या करता है, एनसीईआरटी में लिखा है, देखिए आरएनए कैसे बनता है। सर ये डीएनए है, ये सर डीएनए है, डीएनए में एक स्टैंड होगा कोडिंग, दूसरा होगा टेम्पलेट, टेम्पलेट के ऊपर में एमआरएनए बनेगा, 5 से 3 बन गया। ओकोवा ने बोला भाई चक्कर में मत फंसो, डीएनए का जरूरत ही नहीं है, बिना डीएनए का आरएनए बना दूंगा। मेरे पास एंजाइम है, उस एंजाइम के हेल्प से मैं देखो ना ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दूंगा। ये न्यूक्लियोटाइड को मैंने जोड़ दिया, मेरे पास एंजाइम है, मैंने न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया, और बन नहीं गया आरएनए। क्या डीएनए की जरूरत है? नहीं है। एनसीईआरटी में पढ़िए क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, कितना ब्यूटीफुल लाइन, कितना अच्छा सा लाइन एनसीईआरटी में। ओकोवा एंजाइम
के हेल्प से हमने आरएनए बना लिया, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया, आरएनए बन गया, कोई डीएनए की जरूरत नहीं। इसलिए एनसीईआरटी का लाइन है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, बिना टेम्पलेट के, बिना डीएनए के आरएनए बना दिया। तो याद रखिएगा, साइंटिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहा हूं, टर्म जेनेटिक कोड जॉर्ज केमो ना, कोडॉन्स ट्रिपलेट इन नेचर जॉर्ज केमो, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ निरेनबर्ग, हरगोविंद खुराना एंड द ओकोआ, निरेनबर्ग सेल फ्री सिस्टम, हरगोविंद खुराना आरएनए बनाया केमिकल मेथड से, ठीक है, होमोपॉलीमर कोपॉलीमर, ओकोआ उन्होंने भी आरएनए बनाया, लेकिन उन्होंने एंजाइम के हेल्प से बनाया, एंजाइम के हेल्प से। कौन सा एंजाइम? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। चलिए हो गया। चलिए अब आगे चलते, फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो मेरे से इसमें कुछ बातें करने की नहीं है, आप लोगों को तो आता है, कंफ्यूजन कहां है? चलिए बातें करें। कोडॉन्स सबको आता है ना, ट्रिपलेट होते हैं, ये सब तो सबको आता है, इसमें बात करने की जरूरत नहीं है। ट्रिपलेट होते हैं ना, कंटिन्यूअस मैनर में 5 से 3 की तरफ पढ़ा जाएगा, बीच में ब्रेक नहीं कीजिएगा, ब्रेक नहीं करना है, 3-3-3 के सेट में पढ़ते जाना है, बीच में ब्रेक नहीं करेंगे। कॉन्टाजिनस इन मैनर, लगातार इसे पढ़ना है पूरे, ठीक है। अब क्या है? 3 डिफिकल्ट पॉइंट। एक है यूनिवर्सल इन नेचर, सर यूनिवर्सल वाला समझ में नहीं आता सर, और सर ये क्या लिखा है सर डीजेनरेसी, ये तो ऊपर से चला जाता है। नहीं, मैंने आपको क्लासरूम में एक्सप्लेन किया डीजेनरेसी। और सर एक है ना सर स्पेसिफिक नॉन एम्बिगुअस इन नेचर, नॉन एम्बिगुअस इन नेचर, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है सर। इस 3 पॉइंट सर यूनिवर्सल, डीजेनरेसी, नॉन एम्बिगुअस में फंस जाते हैं। नहीं, मेरी कहानी अगर याद होगी तो तुरंत रिकॉल करोगे। सर यूनिवर्सल का मतलब बताइए ना पहले, सिंपल समझो। यू तुम्हारे अंदर फिनाइल एलानिन, तो बैक्टीरिया के अंदर भी फिनाइल एलानिन, गधे के अंदर भी फिनाइल एलानिन ना, घोड़े के अंदर भी फिनाइल एलानिन, हाथी के अंदर भी फिनाइल एलानिन। तो यू हर जगह फिनाइल एलानिन को ही कोड करेगा, सभी ऑर्गेनिल्स के अंदर में, यूनिवर्सल इन नेचर। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ लिए नियरली यूनिवर्सल है। अच्छे से ऑप्शन को देखिएगा, नियरली वर्ड यूज किया, नियरली, यानी कुछ एक्सेप्शन है। कमेंट बॉक्स में बताइए एक्सेप्शन कौन है? फ्यू प्रोटोजोन्स, सारे प्रोटोजोन्स नहीं, कुछ प्रोटोजोन्स एनसीईआरटी ने नाम मेंशन नहीं किया है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो जेनेटिक कोड होगा, वहां के कोडॉन यहां के नेचर को फॉलो नहीं करेंगे, कुछ कोडॉन्स रूल को फॉलो नहीं करेंगे, तो वही हो गया एक्सेप्शन। फ्यू प्रोटोजोन्स एंड द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो जेनेटिक कोड का सिस्टम है, ठीक है। सर ये डीजेनरेसी में बड़ा दिक्कत है। टोटल कोडॉन 64, 3 नॉनसेंस काम नहीं करेंगे। स्टॉप कोडॉन यूएए, यूएजी, यूजीए, ये स्टॉप कोडॉन है, ये बेचारा कोई एमाइनो एसिड को कोड नहीं करेगा, यानी कि केवल 61 ही कोड करेंगे। 61 फंक्शनल है, 61 के अंदर में सेंस है एमाइनो एसिड को कोड करने की। चलो लॉजिक पे हो, यानी आपके पास 61 कोडॉन है, 61 कोडॉन है, एमाइनो एसिड 20 है। इसका मतलब एक एमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से कोड हो रहा है। 20 एमाइनो एसिड है और कोडॉन 61 है, इसका मतलब एक एमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से कोड हो रहा है। देखिए एनसीईआरटी, ग्लाइसीन को चेक कीजिए, वो बच्चा जी से भी कोड हो रहा है, सी से भी कोड हो रहा है, ए से भी कोड हो रहा है, और यू से भी कोड हो रहा है। तो देखो ना, एक एमाइनो एसिड एक से ज्यादा से कोड होना, डीजेनरेसी, ठीक है। सर लास्ट क्या है? नॉन एम्बिगुअस। हमारे नेता होते हैं एम्बिगुअस मतलब जिसका नेचर चेंज करे, वो हो गया एम्बिगुअस। यहां कोडॉन कहते हैं नॉन एम्बिगुअस। मतलब पहले समझो, मान लो बच्चा यू फिनाइल एलानिन बनाता, अगर एम्बिगुअस होता तो
यू फिनाइल, यू का मूड किया नहीं, मैं एम्बिगुअस हूं, नेचर चेंज करूंगा, ट्रिप्टोफान बनाऊंगा, बना रहे बेटा। यू मैं फिनाइलएलानाइन बनाऊंगा, मैं ग्लाइसिन बनाऊंगा, तो नेचर बार बार चेंज होना ना। तो अगर नेचर चेंज हो जाए, जी नहीं, मैं सेरीन बनाऊंगा, मैं इस बार ल्यूसीन बनाऊंगा, मैं सेरीन बनाऊंगा, ट्रिप्टोफान बनाऊंगा, तो अगर नेचर चेंज करे एम्बिगुअस। लेकिन यहां बोला गया यू केवल फिनाइलएलानाइन बनेगा, ट्रिप्टोफान, फिनाइल, ग्लाइसिन, सेरीन नहीं, केवल और केवल फिनाइलएलानाइन ही बनाओगे, नेचर को चेंज नहीं करोगे, नॉन एम्बिगुअस। आपको तो सिखाया था मैंने अपने एग्जाम्पल देकर के, अपने एग्जाम्पल देकर के मैंने सिखाया तो था। यूनिवर्सल मैंने क्या बताया था कि मैं यहां हूं, क्या पढ़ाता हूं, बॉटनी। मैं यहां हुजई में क्या पढ़ा रहा हूं, बॉटनी। अगर मैं दिल्ली चला गया तो बॉटनी पढ़ाऊंगा। मान लो मुझे लेकर के हिमाचल प्रदेश भेजा, बॉटनी पढ़ाऊंगा। अब पाकिस्तान भेजा, बॉटनी पढ़ाऊंगा। ऑस्ट्रेलिया भेजा, बॉटनी पढ़ाऊंगा। हर जगह मुझे बॉटनी तो आता है, बॉटनी तो आता है। चांद पे भेज दिया, अरे भैया ले भैया हिस्ट्री पढ़ ले तू। कोई ऐसा कंट्री भेज दिया जहां पास है ही नहीं बॉटनी, तो मैं थोड़ा बहुत जूलॉजी जानता हूं, मेरा नेचर थोड़ा जगह चेंज हो जाएगा। 20 से 206 कंट्री है, सब जगह मुझे भेजो, सब जगह मैं बॉटनी पढ़ूंगा। एक आध जगह भाई चेंज हो सकता है, जूलॉजी पढ़ा दूं, थोड़ा बहुत तो आता ही है। तो नियरली यूनिवर्सल मैं हर जगह बॉटनी पढ़ाऊंगा। सेकेंड, मैं रोजाना क्या पढ़ाता हूं, मैं रोजाना ऑनलाइन क्लास लेता हूं, क्या फिजिक्स पढ़ा देता हूं, क्या कभी केमिस्ट्री पढ़ा देता हूं, नहीं। मेरा नेचर कभी चेंज नहीं हुआ, रोजाना आऊंगा, बॉटनी ही पढ़ाऊंगा। नॉन एम्बिगुअस, नॉन एम्बिगुअस, मेरे अंदर एम्बिग्युइटी नहीं है, मेरा नेचर चेंज नहीं करता। ठीक है, अब बताओ ध्यान से, तुम्हें बॉटनी पढ़ाने के लिए क्या एक ही टीचर है, क्या एक ही टीचर है, क्या तुम्हें फिजिक्स पढ़ाने के लिए एक ही टीचर है। सुपर 40 में जब एडमिशन लिया टीचर थे 40, अरे सब्जेक्ट तो केवल फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बॉटनी था, जूलॉजी था, सब्जेक्ट कितने थे, 4, टीचर 40। तो थोड़ा लॉजिकल माइंड से सोचना था ना कि सर सब्जेक्ट 4 है और टीचर 40 है, इसका मतलब सर एक सब्जेक्ट के एक से ज्यादा टीचर होंगे, लगभग 10 टीचर होंगे। हाँ, यही तो है, एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए एक से ज्यादा टीचर का होना, इट इज अ डीजेनरेसी। एक एमाइनो एसिड को कोड करने के लिए एक से ज्यादा कोडॉन का होना, डीजेनरेसी। तो मेरे से कर लीजिएगा। चलिए, तो मेरे से यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे आए, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चले, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन, सर ये क्या है बताइए, आप ही बताइए, पॉइंट म्यूटेशन क्या है। म्यूटेशन तो आपको अच्छे से आता है, ध्यान से देखिए, ये डीएनए, मान लीजिए बच्चा ए और यहाँ टी, यहाँ जी, यहाँ सी, यहाँ टी, यहाँ ए। ध्यान से सुनिए, किसी भी तरह से डीएनए के अंदर में एक बेस पेयर का चेंज होना, ओनली 1 बेस पेयर का चेंज होना, एक से ज्यादा नहीं। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा, बेस पेयरिंग तो होगा ही ना, 2 स्ट्रैंड है तो पेयरिंग तो होगा ही होगा। तो किसी तरह से एक बेस पेयर के अंदर चेंजेस आना, इसी को कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अरे सिकल सेल एनीमिया में पढ़ के तो आते हो, एक ही वहां पर बेस पेयर चेंज तो हुआ था ना। किसी तरह से एक बेस पेयर का चेंज होना, ये बेस पेयर या तो यहां से मान लीजिए बच्चा डिलीट भी हो सकते हैं, तो क्या कहलाएगा, डिलीशन। जैसे मैंने यहां से डिलीट कर दिया, लो डिलीट हो गया ना। दूसरा हो सकता है एडिशन, दूसरा हो सकता है बच्चा एडिशन, एक नया बेस पेयर यहां ऐड कर दूं, एडिशन। जैसे यहां पर जी सी था, जी और सी थे, यहां पर एक और डाल दिया, सी जी डाल दिया, एक बेस पेयर का जोड़ दिया, एडिशन। और तीसरा है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। वहां पास 3 बेस पेयर थे, एक था एटी, दूसरा क्या था जीसी थे, तीसरा क्या था टीए था। हमने क्या किया, यहां से जीसी को हटाया और टीए एक लेते आया। क्या चेंज नहीं हुआ, एक बेस पेयर को हटाया, उसके जगह पे दूसरा बेस पेयर डाला, सब्स्टिट्यूशन। हाँ, तो सर डीएनए में अगर चेंज होगा तो आरएनए चेंज होगा, क्योंकि डीएनए से तो आरएनए बनता है। आरएनए चेंज तो एमाइनो एसिड पे भी चेंजेस दिखेगा।
तो डिलीशन अगर कराइएगा तो आपको दिखेगा इफेक्ट क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, अगर एक बेस पेयर आपने डिलीट कर दिया तो आरएनए में एक न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाएगा, तो पूरा का पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। इसी को कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जो आप सिकल सेल एनीमिया में पढ़िएगा। एडिशन, एक जबरदस्ती दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड किया तो उससे पूरा फ्रेम चेंज हो जाएगा, ये भी कहलाएगा बच्चा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है सर। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन में फ्रेम शिफ्ट तो नहीं होगा। आप ऐसे समझिए, मैंने आपको यही एग्जांपल भी दिया था जहां तक मुझे याद है क्लासरूम में, जहां तक मुझे याद है मैंने बच्चे यही कैट वाला एग्जांपल दिया था। कैट 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 3 4 और 5 का 5 बार कैट लिखा था। हाँ, मान लो बच्चा डीएनए से आरएनए बना है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड लिखा है, मान लो बच्चा कैट 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 5 बार लिखा, हमने डिलीट कर दिया। मान लो बच्चा हमने यहां से इसे डिलीट कर दिया, अब पढ़िए तो क्या होगा सर, पढ़ा कैट फिर पढ़ा सर, अब तो कोडॉन ट्रिपलेट है ना, लगातार 3 सक्सेसिव पढ़िएगा, अटक फिर अटक फिर अटक फिर 80। तो जहां से आपने डिलीट मारा आगे से पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो गया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। चलिए एडिशन में सिखाता हूं, एडिशन में सीखता, यहां पर फिर से लिखता कैट 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 कैट, 5 बार कैट 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 लिख दिया। हमने एक न्यूक्लियोटाइड टी ऐड कर दिया, हमने डीएनए में एक पेयर ऐड किया, तो आरएनए में एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड आ गए। ठीक, क्या होगा सर, सर यहां पर कैट पढ़ा, अब तो सर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है सर, टका 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 और टी, पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो गया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब आ जाइए सब्स्टिट्यूशन पे। सब्स्टिट्यूशन में देखते हैं कैट 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार, 5 बार कैट लिखा। ध्यान से मुझे बताइए, हमने बच्चा यहां क्या किया, यहां पास यहां पर जी लिख दिया। बताइए सर, पढ़ेंगे कैट, सर गैट पढ़ दिया, यहां सर यहां पर गैट हो गया सर, फिर तो कैट 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 ही पढ़ रहे सर, फ्रेम नहीं चेंज हुआ सर, फ्रेम नहीं हुआ है, बस वहीं पास वो कोडॉन चेंज हो गए। तो सब्स्टिट्यूशन में फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा। फ्रेम शिफ्ट मतलब आगे का पूरा फ्रेम चेंज कर जाना, पूरा फ्रेम चेंज कर जाना, ठीक है ना। लेकिन सब्स्टिट्यूशन में फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा। तो हमने 3 तरह के आपको सब्स्टिट्यूशन पढ़ाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना। सेम सेंस म्यूटेशन, सेम सेंस याद कीजिए, एक बताया था बच्चा मिससेंस और एक बताया था बेटा नॉनसेंस। नॉनसेंस 3 तरह के सब्स्टिट्यूशन आपको बताए थे, अगर आपको याद होगा तो चलो तुरंत एक एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर देते हैं, एक एक लाइन में एक्सप्लेन भी करते जाते। देखिए बच्चे, यहां पर मान लीजिए AUGA मिथियोनिन बनेगा, GUGA वैलिन बनेगा, GGGA ग्लाइसिन बनेगा, GAGA ग्लूटामिक एसिड बनेगा। आता है ना आपको, यहां पर AUGA मिथियोनिन, GUGA वैलिन, GGGA ग्लाइसिन, GAGA ग्लूटामिक एसिड। लेकिन हमें सब्स्टिट्यूशन करना है डीएनए में, डीएनए में एक पेयर सब्स्टिट्यूट हुआ तो आरएनए में वो न्यूक्लियोटाइड चेंज होगा। आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड है ना, आरएनए में चेंज, तो देखते क्या होगा। मान लीजिए बच्चा, मान लीजिए कि यहां पर जी के जगह ये GGC बन गए बच्चा, GGC बन गया, यहां पर म्यूटेशन हो गया, पहले GGG था अब GGC बन गया। बताइए क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा सर, GGG था ना तब भी बनता था, ग्लाइसिन, अब भी बन रहा है ग्लाइसिन। अरे म्यूटेशन तो कराया, लेकिन जो अमीनो एसिड पहले बनते थे वही अमीनो एसिड अब भी बन रहे, क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं सर, इसलिए तो सेम सेंस कहा, इसी को साइलेंट म्यूटेशन कहेंगे। सोचिए हमारे अंदर म्यूटेशन हो रहा है, हमारे अंदर म्यूटेशन हो रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है सर, क्यों? बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा नीट का। ड्यू टू डिजेनरेसी, देखिए ना ग्लाइसिन को कौन कोड कर रहा है? GGGB और GGCB, यही है ना डिजेनरेसी।
ग्लाइसिन इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। तो देखिए ना, पहले जी था, रिप्लेस होके जीजीसी आ गया, फिर से ग्लाइसिन ही कोड हुआ, तो डिजेनरेसी का फायदा तो हो गया। डिजेनरेसी था इसलिए सेमी अमाइनो एसिड बन गया, बच गई। सर मिससेंस समझ में नहीं आया, ये बच्चा सिकल सेल एनीमिया में आपको पढ़ना है, सिकल सेल एनीमिया में पढ़ना है, और पढ़ा भी तो था आपने। छठा कोडॉन ग्लूटामिक एसिड वैलिन से रिप्लेस। चलिए सीखते हैं। मान लो बच्चा ये जीएजी एयूजी जीएजी है, जीजीजी है, और यहां है आपका यूयूयू। बताओ क्या होगा कोड? सर एयूजी है मिथियोनिन, जीएजी है सर ग्लूटामिक एसिड, जीजी है ग्लाइसिन, यूयूयू फिनाइल, यूयू फिनाइल। सर अब क्या करना है? अब क्या करना है? कुछ नहीं, बस एक को हम रिप्लेस करने वाले, तो हमने यहां जीएजी के जगह कर दिया जीयूजी। हमने डिलीट नहीं किया, हमने ऐड नहीं किया, रिप्लेस किया। तो एयूजी सर बनेगा मिथियोनिन, जीयूजी सर वैलिन बन जाएगा। अरे पहले मिथियोनिन बनता था, अब वैलिन बन रहा है, तो क्या चेंज नहीं हुआ? तो ऐसा म्यूटेशन जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड को सब्स्टिट्यूट किया एक बेस पेयर को डीएनए में, आरएनए में वो न्यूक्लियोटाइड चेंज, उससे फर्क क्या पड़ा? दूसरा एमाइनो एसिड कोड हो गया, होना था ग्लूटामिक एसिड, हो गया वैलिन। इसी को कहेंगे मिससेंस। मिससेंस यही होता है बच्चा आपके सिकल सेल एनीमिया में। छठा नंबर का कोडॉन चेंज, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस वैलिन से, हो गया मिससेंस। चलिए सर नॉनसेंस एक बार बता के खत्म कीजिए कहानी। सर एक बार नॉनसेंस बता दीजिए, हम लोग तो ऐसे भी नॉनसेंस तो नहीं है सर, हम लोगों को बता दीजिए, एक बार नॉनसेंस बता दीजिए, फिर हम लोग समझ में आ जाएगा। देखिए नॉनसेंस समझिए, मान लीजिए बच्चा यहां पर एयूजी, ठीक है, जीयूजी, ए, ठीक है, सीसीसी है, मान लीजिए जीजी, ठीक है। एयूजी क्या कोड करेगा? सर मिथियोनिन। जीयूजी क्या कोड करेगा? वैलिन। ए क्या कोड करेगा? मुझे भी याद नहीं, लाइसिन। लाइसिन कोड करेगा। सीसीसी देख लीजिएगा शायद प्रोलीन करेगा, जीजीजी ग्लाइसिन करेगा। मैं भी कंफर्म नहीं हूं, चेकर बोर्ड से चेक कीजिएगा, हमें कौन से बताना था। तो सर मिथियोनिन, इधर वैलिन, इधर सर ए सर क्या मैंने बोला? लाइसिन, इधर सर प्रोलीन, इधर ग्लाइसिन। हमने एक न्यूक्लियोटाइड पेयर को चेंज किया, एमआरएनए में एक न्यूक्लियोटाइड चेंज, क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार है, नीट का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। यहां पर ए था उसके जगह यू आ गया, ए था उसके जगह यू आ गया, बताइए तो क्या होगा? सर एयूजी मिथियोनिन, जीयूजी सर वैलिन, अरे स्टॉप को डाउन आ गया सर, स्टॉप को डाउन आ गया, यही रुक जाएगा, यही रुक जाएगा। सोचो कितना बड़ा डेंजर है ये भाई, रिप्लेस नहीं हो रहा है, ये तो स्टॉप को डाउन बन गया, नॉनसेंस हो गया बेटा। आप सेंस नहीं ले रहा, नॉनसेंस हो गया बेटा, रुक गया भाई। अगर रुक गया तो आगे के क्या एमाइनो एसिड के चेन बनेंगे? नहीं बनेंगे, ये डेंजरस वाला है। तो यही क्वेश्चन आता है कि इस नंबर पे हमने नॉनसेंस म्यूटेशन करा दिया, यानी वहां पर स्टॉप करा दिया। मिससेंस कराया यानी एमाइनो एसिड को चेंज किया, सेम सेंस कराया यानी कि सेम एमाइनो एसिड आया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। एक नीट में क्वेश्चन आया था, बच्चा बड़ा कंफ्यूज था, उस बार सॉल्व कराता हूं आपको। नीट का है, 2 साल पहले का पेपर है, आई थिंक 2019 का था। देखिए मान लीजिए बच्चा यहां पर जी 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 है, ए सी 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 है, यू यू यू, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये एमआरएनए, ठीक है, ये एक एमाइनो एसिड को कोड किया, ये दूसरे एमाइनो एसिड को, ये तीसरे, ये चौथे। ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला फोर्थ पोजीशन पे मैंने यहां पास जोड़ दिया, सी जोड़ दिया, मैंने बेटा सी जोड़ दिया, एक न्यूक्लियोटाइड फोर्थ पोजीशन पे जोड़ा, पोजीशन देखिए फोर्थ पे, क्या फ्रेम शिफ्ट होगा? बोलिए हाँ सर, जी 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 है, उसके बाद तो सी ए हो जाएगा, ए सी सी हो जाएगा, सी यू यू हो जाएगा, पूरा फ्रेम चेंज हो जाएगा सर, फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब मान लो मैंने फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे, फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे बताओ, फोर्थ और फिफ्थ पे 2 न्यूक्लियोटाइड जोड़ दी,
पॉइंट म्यूटेशन की बात नहीं कर रहा हूं, पॉइंट म्यूटेशन में तो एक ही न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, इसमें दो जोड़ने की बात कर रहे हैं सर। तो यहां पर हो जाएगा सर, फ्रेम शिफ्ट होगा या नहीं, बस ये बताइए सर। यहाँ जी और CCA, फिर सर AAC, फिर तो CCU और यहाँ U। हाँ सर फ्रेम शिफ्ट होगा। नीट 2019 का क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं। मान लो यहाँ पास फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे नए न्यूक्लियोटाइड जोड़े CCC। अब बताओ क्या फ्रेम शिफ्ट होगा? देखिए पहले था जी, हमने फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स पे नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिए ना। तो अब बताइए क्या फ्रेम शिफ्ट होगा? अब मुझे बताइए तो क्या फ्रेम शिफ्ट होगा? ये नीट का क्वेश्चन था। देखिए सर जी अपना पहले वाला है सर, ए तो पहले था, CCC तो पहले था, यू तो पहले, कोई सर चेंज नहीं हुआ, बस ये वाला सर नया टपक गया, इससे पता चलता है कि अगर तुमने 3 न्यूक्लियोटाइड किस पोजीशन पे जोड़े, इंपॉर्टेंट है ना। नीट के पेपर में 2019 में पोजीशन पूछा था, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पे जोड़े, 3 फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पे जोड़े, तो 3 स्टार्टिंग वाला एक को डाउन, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अलग को डाउन, कोई टेंशन नहीं है। बस फ्रेम शिफ्ट तो नहीं होगा, ये क्वेश्चन आता क्या फ्रेम शिफ्ट होगा, बोलेगा नहीं। सेम चीज डिलीशन के लिए पढ़ के जाना है, सेम चीज डिलीशन के लिए पढ़ना है। तो अगर आपने मान लो बच्चा ये है जी, CCC, यू, ए, मुझे बताना अगर मैंने फोर्थ नंबर को डिलीट कर दिया क्या फ्रेम शिफ्ट होगा? हाँ सर होगा, पूरा फ्रेम चेंज हो जाएगा। मैंने फिफ्थ भी हटाया, फोर्थ के साथ फिफ्थ भी हटाया, हाँ सर फ्रेम शिफ्ट होगा। मैंने सिक्स्थ भी हटा दिया, यानी कि मैंने फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ हटा दिया, तो बताओ क्या फ्रेम शिफ्ट होगा? नहीं सर नहीं होगा, बस वो वाला एमाइनो एसिड नहीं बनेगा, ये वाला एमाइनो एसिड कोड होगा, यहां से कोड होगा, यहां से कोड होगा, यहां से कोड नहीं होगा, फ्रेम शिफ्ट तो नहीं होगा। इसलिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनता है। हमें लगता है सर डिलीशन हुआ तो फ्रेम शिफ्ट, अरे डिलीशन एक न्यूक्लियोटाइड का किया, पॉइंट म्यूटेशन किया तब तो होगा, लेकिन एक से ज्यादा अगर एग्जामिनर पूछ दे कि हमने 3 न्यूक्लियोटाइड जोड़ा, हमने 4 न्यूक्लियोटाइड जोड़ा, हमने 2 न्यूक्लियोटाइड को डिलीट किया, ये तो एग्जामिनर की मर्जी है ना, एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए, रटना नहीं है कि सर डिलीट हुआ तो फ्रेम शिफ्ट, ऐड हुआ तो फ्रेम शिफ्ट, गलत बात। आप क्वेश्चन को देखिए, क्या 3 को ऐड किया, 2 को ऐड किया, किस पोजीशन पे ऐड किया, उससे क्वेश्चन बनाइएगा, बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां तक मेरे में से सभी बच्चे का क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक आ जाएगा ट्रांसलेशन। ठीक है, एमाइनो एसिड आपस में जुटेंगे, प्रोटीन का बनना, ट्रांसलेशन। सर ट्रांसलेशन एकदम मैं कुछ नहीं करता, ट्रांसलेशन इस साल क्वेश्चन पेपर में आया था 2020 में, थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट आंसर नहीं है इसका। ट्रांसलेशन के जो स्टेप मैंने बताए थे, कैसे बताए थे, बस 5 मिनट में रिवाइज करूंगा, ओनली द 5 मिनट्स। 5 स्टेप। पहला था बच्चा एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड, यही नीट के पेपर का क्वेश्चन था। फर्स्ट था एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड, दूसरा था, एनसीईआरटी में मिल जाएगा ये वर्ड, दूसरा था चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, आपके पास एनसीईआरटी है अगर तो वहां पर एक और वर्ड लिखा है बेटा, एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, चलिए ये ब्लैक पॉइंट से एनसीईआरटी में दिख जाएगा। तीसरा इनिशिएशन, चौथा इलोंगेशन, और पांचवा टर्मिनेशन। ठीक, नीट 2020 का क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप इन ट्रांसलेशन, आंसर एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड।
आप दूसरा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एक्टिवेशन में चाहिए एटीपी, चार्जिंग में लड्डू, नो एनर्जी, इनिशिएशन जीटीपी, इलोंगेशन जीटीपी, टर्मिनेशन जीटीपी। तो ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, कहां एटीपी कहां जीटीपी, क्लियर कट है। चलिए 5 मिनट में एक फटाफट उसका हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं, ओनली ओवरव्यू लेंगे क्योंकि डिटेल तो आपने कर ही रखा है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले एक्टिवेशन हुआ, ये एमाइनो एसिड था, यहां एंजाइम थे, एमिनो एसाइल सिंथेटेस, नहीं याद कीजिए, बस एंजाइम याद कर लीजिए, ये एटीपी, एटीपी टूटा, एमाइनो एसिड एंजाइम से जुड़ा और एटीपी टूटने के बाद बनाया एएमपी, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। पहले देखो बच्चा ट्राइफॉस्फेट था, बना मोनोफॉस्फेट, मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स बन गए, ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया। और एटीपी जो टूटा था उसके 2 फॉस्फेट रिलीज हो गए, यही पायरोफॉस्फेट, यही जो फॉस्फेट फॉस्फेट के बीच जो बॉन्ड है जब टूटेगा तो एनर्जी देगा। इसी एनर्जी से बाद में 2 एमाइनो एसिड फर्स्ट और सेकंड, 2 एमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, उसमें ये एनर्जी यूज होगा। बाद में यही पायरोफॉस्फेट टूटेगा, 2 एमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वहां पास एनर्जी प्रोवाइड करेगा। मैं नहीं कर रहा, आपकी एनसीईआरटी में स्टेटमेंट है, लेकिन आपको मिलेगा नहीं। आप तो महान हो ना, एनसीईआरटी तो पढ़ते नहीं हो आप लोग, ये आपको नहीं मिलेगा, जबकि एनसीईआरटी में मेंशन ही है लाइन। चलिए सेकंड, सर ये जो कॉम्प्लेक्स आया एमिनो एसिड एंजाइम और एएमपी का जो कॉम्प्लेक्स आया वो सर टीआरएनए से बाइंड कर जाएगा, टीआरएनए से बाइंड कर जाएगा ना। तो ये टीआरएनए पे 5' है, ये बच्चा 3' है, 3' पे होता है OH एल्कोहल। एमाइनो एसिड में याद कीजिए, एमाइनो एसिड एक तरफ होता है एमाइन ग्रुप, तभी तो नाम है एमाइनो एसिड, एक तरफ होता है H, एक तरफ होता है बेटा R वेरिएबल ग्रुप, और एक तरफ होता है बेटा एसिड ग्रुप, नाम पड़ा एमाइनो एसिड ना। तो क्या होगा यहां पास टीआरएनए, आरएनए, तो उसके 3' पे जो OH है एसिड और 3' पे जो OH है अल्कोहल, और एमाइनो एसिड का जो एसिड पार्ट है दोनों रिएक्ट करेगा, एस्टेरिफिकेशन होगा, एस्टर बनेंगे, और ये टीआरएनए एमाइनो एसिड से जुड़ जाएगा विद द हेल्प ऑफ एस्टर बॉन्ड। एमाइनो एसिड का ना एसिड पार्ट, टीआरएनए का अल्कोहल जुड़ा, एस्टर बॉन्ड बना, और ये हो गया अब चार्ज टीआरएनए, अब ये हो गया चार्ज टीआरएनए। इसी का नाम होता है एमिनो एसाइल टीआरएनए, इसी का नाम एमिनो एसाइल टीआरएनए, क्योंकि इसमें एमाइनो एसिड जुड़ चुका है। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग आए इनिशिएशन में पूरा डिटेल आपको करा रखा है, नहीं तो देख लीजिएगा मेरा डिटेल वीडियोस अगर दिक्कत हुआ तो। इनिशिएशन में चाहिए इनिशिएशन फैक्टर 3 तरह के, पहले आएगा इनिशिएशन फैक्टर 3, फिर आएगा इनिशिएशन फैक्टर 2, फिर आएगा इनिशिएशन फैक्टर 1। सीक्वेंस याद रखिएगा, पहले 3 फिर 2 फिर 1। कैसे काम करेगा बता रहा हूं फटाफट। देखिए ध्यान से, ये आपका टीआरएनए एमआरएनए, ये आपका एमआरएनए मान लो बच्चा, यहाँ पर एयूजी जीयूजी जीएजी और ये यूयूएए स्टॉप कोडॉन, ये स्टार्ट कोडॉन। ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहां आएगा IF3 इनिशिएशन फैक्टर 3, कोई एनर्जी नहीं चाहिए, एमआरएनए से 30S को जोड़ दिया, एमआरएनए से 30S को जोड़ दिया, हो गया काम। 30S में 2 ग्रुप है, गड्ढे हैं, एक का नाम पी साइट, एक का नाम ए साइट, हो गया। अब आएगा इनिशिएशन फैक्टर 2, क्या चाहिए जीटीपी, वो क्या करेगा यहां से 50S को जोड़ देगा, तो नीचे 30S ऊपर 50S,
पी जो साइट है, जो गड्ढा है, उसका मैक्सिमम पोर्शन यहाँ है, ए का जो गड्ढा है मैक्सिमम का है 50s में, छोटा सा पार्ट 30s में। इसमें एक और होता है साइट, एनसीईआरटी में नहीं है, ई साइट। एनसीईआरटी में केवल दो ही बात लिखी है, दो ही गड्ढे के बारे में लिखा, दो ग्रुप के बारे में लिखा, पी एंड ए। ठीक है सर, हो गया। तो सर IF2 ने क्या किया, ध्यान से देखिए, IF2 ने पहले क्या किया, थोड़ा सा IF2 पहले क्या करेगा, IF2 नया टीआरएनए को लाएगा, नया टीआरएनए को लाएगा, IF2 नया टीआरएनए को लाएगा, नया टीआरएनए AUG है तो वहां पर लेकर के आया फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन, फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन। IF2 नया टीआरएनए को लाएगा और IF3 क्या करेगा, IF3 50s को जोड़ेगा ना। तो मैंने थोड़ा एक स्टेप पहले बता दिया, तो मैं रिपीट कर दे रहा हूं, टेंशन मत लो। ये देखिए, सबसे पहले आया IF3 30s को जोड़ा ना। अब आया कौन, IF2 टीआरएनए एमाइनो एसिड नंबर 1। अब आया IF1 वो 50s को लाया, यहां 50s, यहां 30s, और यहां बच्चा पी साइट, यहां बच्चा ए साइट। मैक्सिमम पोर्शन ये ई साइट, ये पी, ये ए। ठीक, हो गया इनिशिएशन कंप्लीट। सर इलोंगेशन बताओ फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। इलोंगेशन 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप, नया टीआरएनए आएगा ए साइट पे, न्यू टीआरएनए विल कम टू द ए साइट। ठीक है, इस राइबोसोम के अंदर एंजाइम है एक 23S rRNA, जो एंजाइम की तरह बिहेव करेगा, नाम राइबोजाइम। यहां जो एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा है वो आरएनए, कोई प्रोटीन नहीं। नाम क्या है, इसलिए क्या नाम दिया, राइबोजाइम, क्योंकि आरएनए से बना है। इसी का पुराना नाम था पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, पुराने बुक में मिल जाएगा आपको बनाते टाइम, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। क्या करेगा, कुछ नहीं, यहां से फर्स्ट एमाइनो एसिड को तोड़ा, एस्टर बॉन्ड से जुटे थे, तोड़ा, और क्या करेगा, इस फर्स्ट एमाइनो एसिड को यहां शिफ्ट करा दिया, दोनों के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनके तैयार, खत्म। यहां से एमाइनो एसिड कट हुआ और वो सेकंड से जाकर के जुड़ गया। ये किसने कराया, राइबोजाइम। ठीक है, अब तीसरा स्टेप, ट्रांसलोकेशन। पहला नया टीआरएनए आया ए साइट पे, राइबोजाइम ने दोनों के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया। अब होगा ट्रांसलोकेशन, राइबोसोम एक कदम आगे शिफ्ट होगा, राइबोसोम एक कदम आगे शिफ्ट होगा, यानी इलोंगेशन में 3 पार्ट, न्यू टीआरएनए कहां आया, ए पे, ए साइट पे। ठीक है, सेकेंड पार्ट, राइबोजाइम ने क्या बना दिया, 2 एमाइनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड। अब तीसरा स्टेप क्या है, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन कहने का मतलब शिफ्टिंग ऑफ राइबोसोम। एनसीईआरटी के लाइन को पढ़िए, एनसीईआरटी में लिखा है राइबोसोम विल मूव ऑन एमआरएनए कोडॉन बाय कोडॉन, कोडॉन बाय कोडॉन वो आगे बढ़ते जाएगा, ये आगे बढ़ गया, ट्रांसलोकेशन हो गया। चलिए अब आ गया, सर यहां पर एनर्जी का थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दीजिए। हाँ, जब भी नया टीआरएनए आएगा एनर्जी चाहिए, चाहिए जीटीपी के फॉर्म में। जब भी ट्रांसलोकेशन होगा, राइबोसोम मूव करेगा, क्या चाहिए, जीटीपी चाहिए, जीटीपी चाहिए। सर पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में एनर्जी नहीं, पहले बताया, याद करो, एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड में एटीपी जब टूटा था तो पायरोफॉस्फेट दिए थे, वो पायरोफॉस्फेट एनर्जी दिया था, इसी पेप्टाइड बॉन्ड बनाने की बात की गई थी, मैंने पहले बताया था आपको, रिवाइज कीजिए। ठीक है, चलो अब बताओ सर, अब लास्ट कर दो ना, टर्मिनेशन। चलो टर्मिनेशन करा देता हूं। टर्मिनेशन कराने के लिए कोई टर्मिनेशन फैक्टर नहीं होता, वहां होते हैं आरएफ रिलीज फैक्टर। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी के लाइन को पढ़ना। रिलीज फैक्टर कई तरह के, RF1 नहीं है, एनसीईआरटी में दिया RF1, RF2, RF3। रिलीज फैक्टर क्या करेगा, स्टॉप कोडॉन को पहचानेगा, वो स्टॉप कोडॉन को पहचानेगा,
हाँ, फिगर बना के दिखा रहा हूं। मान लो बच्चा यहाँ AUG था, GUG था, GAG था, और बच्चा यहां था UAA स्टॉप कोडॉन। यहां कौन बाइंड था बोलो? 30S। बोले हाँ सर याद आ रहा है। यहां कौन था बच्चा? 50S। बोले हाँ सर याद आ रहा है। यहां पास साइड P मतलब पेप्टाइडल साइड, A एमिनो एसाइल साइड, और यहां बच्चा E फॉर एग्जिट। आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक। यहां पास क्या है देखो, टीआरएनए, यहां पास है कौन सा? GAG है ना, कौन सा होगा? ग्लूटामिक एसिड। GUG है सर, वैलिन होगा, उसके ऊपर में मिथियोनिन। याद कीजिए, प्रोकैरियोट में फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन होता है, यूकैरियोट में केवल मिथियोनिन होता है। यही दोनों में डिफरेंस है। प्रोकैरियोट में फर्स्ट एमाइनो एसिड फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन, और यूकैरियोट में ओनली मिथियोनिन। अब देखो बच्चा आगे स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन को पहचानने के लिए, स्टॉप कोडॉन को पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए कोई टीआरएनए नहीं है। कोई टीआरएनए में ऐसा एंटीकोडॉन है ही नहीं जो स्टॉप कोडॉन को पहचाने। तो इसे पहचानने के लिए आएगा आरएफ रिलीज फैक्टर। एनसीईआरटी में लिखा है रिलीज फैक्टर विल रिकॉग्नाइज द स्टॉप कोडॉन। एनसीईआरटी का लाइन है, वो पहचानेगा, बाइंड किया। अब क्या करेगा? रिलीज फैक्टर अटैच हुआ, वाटर यूज करेगा, और यहां जो ये आपस में एस्टर बॉन्ड से जुटे थे, कट मार दिया, कट हो गया भाई, कट हो जा, और ये एमाइनो एसिड का चेन बाहर, डीस्टेरिफिकेशन, वाटर जोड़ा, एस्टर बॉन्ड टूटे, यहां पर अल्कोहल ग्रुप वापस से आ गया, इस एमाइनो एसिड पे COH ग्रुप वापस से आ गया, कहानी खत्म। अब रिलीज फैक्टर डिसोसिएट करेगा, मतलब वो 30S को अलग कर देगा, 50S को अलग कर देगा, mRNA को अलग कर देगा, और ये जो एमाइनो एसिड जो आपस में जुड़ करके पेप्टाइड चेन या प्रोटीन बनाए थे उनको अलग कर देगा। इट इज अ डिसोसिएशन। तो दो काम, रिलीज फैक्टर का दो काम, पहले स्टॉप कोडॉन को पहचानिए, वाटर से डिस्टेरिफिकेशन कराइए, और फिर डिसोसिएट कराइए, ट्रांसलेशन कंप्लीट। ठीक है, आप तो स्मार्ट बच्चे हो, आप लोगों को तो आता ही है ये सब सारी चीजें। चलिए ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है, कि एक और लेक्चर करें लैकोपेरोन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसमें थोड़ी सी बातें कर लेंगे। चलिए ठीक है, तो यहां तक के लिए कर लिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। थोड़ा सा मैं एक लाइन ऐड करके छोड़ता हूं। ट्रांसलेशन यूनिट क्या है? जिसका ट्रांसलेशन होगा ट्रांसलेशन यूनिट कहेंगे। तो ये बच्चा आपका mRNA, ये बच्चा आपका mRNA, ये 5 डास, ये 3 डास। यहां पर मान लीजिए बच्चा AA है, UUU है, यहां पर बच्चा AUG है, GUG है, GAG है, UAA है ना, और यहां बच्चा आपका CCC है, GGG। तो बताइए, आपको तो मालूम है ना, राइबोसोम आएगा तो वो सबसे पहले स्टार्ट कोडॉन से ही रिकॉग्नाइज करेगा, स्टार्ट कोडॉन को पहचानेगा और यहीं से ट्रांसलेशन करेगा। तो वो यहां से ट्रांसलेशन करेगा कहां तक? स्टॉप कोडॉन तक। अभी तो पढ़ाया, अरे स्टॉप कोडॉन को भी राइबोसोम रिकॉग्नाइज करता है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए रिलीज फैक्टर आते हैं ना। तो ये पार्ट कहलाएगा ट्रांसलेशन यूनिट। इसे कहेंगे हम लोग ट्रांसलेटेड रीजन। तो ये पार्ट बच्चा, ये पार्ट ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। एनसीईआरटी में नाम है UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन। 5 डैश पे तो 5 डैश UTR। ये पार्ट स्टॉप कोडॉन के बाद है, इसका भी ट्रांसलेशन नहीं हुआ, इसका नाम 3 डैश UTR। एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट से मिलेगा ना सर। फायदा किसी को नहीं मालूम, एग्जैक्ट फंक्शन नहीं मालूम किसी को, लेकिन एनसीईआरटी है वो बोलती है कि ये mRNA अनट्रांसलेटेड रीजन के हेल्प से ही राइबोसोम बाइंड कर पाता है। बाइंड करेगा तो स्टेबल होगा, अगर स्टेबिलिटी अच्छी रही तो ट्रांसलेशन की इफिशिएंसी भी ठीक होगी। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग UTR का फंक्शन है इंक्रीज इफिशिएंसी,
यानी वो ट्रांसलेशन में इफिशिएंसी देगा, अच्छे से काम करने में हेल्प करेगा, लेकिन एग्जैक्ट फंक्शन किसी को भी नहीं मालूम है। चलिए ठीक, तो ठीक है, आज तक के लिए यहां रखते हैं, बाय बाय।